Good afternoon, students. This is lecture 6 for chapter 2, electrical potential and capacitance. लेक्चर 5 में हमने डिस्कशन शुरू की थी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन कंडक्टर्स. ठीक है, वहाँ पे हमने लगभग 6 पॉइंट्स की डिस्कशन करनी थी, बट हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया था. पहला पॉइंट था कि नेट फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर is equal to 0, and second point था that electrical potential is equal to same everywhere inside a conductor. कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो हर जगह सेम होता है. अब हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे. थर्ड पॉइंट है that electrical field is perpendicular to the surface of conductor everywhere. जो अपना इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज करें हमारे पास ये एक कंडक्टर है. हो सकता है कि इस कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव डज नॉट मैटर. कुछ ना कुछ चार्ज भी हो सकता है या फिर ये न्यूट्रल भी हो सकता है. अब इसके सरफेस के ऊपर हम कोई भी पॉइंट उठा लें, सपोज करो ये पॉइंट उठाया, तो मैं कह रहा हूं कि यहां पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर. अगर इसमें नहीं तो इस डायरेक्शन में होगा, बट होगा परपेंडिकुलर. फील्ड कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, बल्कि थीटा नॉट इक्वल टू 0. दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, फील्ड हमेशा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा, ऐसा. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड दूर होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड इसकी ओर होगा, बट होगा हमेशा परपेंडिकुलर, लाइक दिस. देखो, मैं हर सरफेस पे फील्ड को परपेंडिकुलर बना रहा हूं. फील्ड का कभी भी एंगल थीटा नॉट इक्वल टू 90, भले ही एक्यूट भले ही ऑब्ट्यूज, पॉसिबल नहीं है. अब हम इसके प्रूफ पे आएंगे. सपोज करो ये किसी मेटल का सरफेस है और यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट है बी, बहुत ज़्यादा करीब है. सो दिस इज अ कंडक्टर. अब हम प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा. एक सेकंड के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं कि पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू ई है और वो थीटा एंगल पे है. लेट कर लो. हमने क्या लेट किया है कि ये जो रीजन है यहाँ पे ए और बी जो है वो बहुत ज़्यादा करीब हैं, वेरी वेरी नियर. अब दो पॉइंट अगर बहुत ज़्यादा करीब हैं तो दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू लगभग लगभग सेम मानी जा सकती है. ठीक है, दोनों के ऊपर फील्ड की वैल्यू ही है और इनकी जो सेपरेशन है, लेट अस कॉल देयर सेपरेशन इक्वल टू डी आर. और फील्ड और डी आर के बीच का एंगल हम लोग थीटा मान लेते हैं. तो और ये जो है ये कंडक्टर के ऊपर सरफेस के ऊपर लाई करने वाले 2 पॉइंट हैं. तो अगर मैं पूछूं ए से बी तक डी वी की वैल्यू, वो हुई माइनस ई डी आर, वो हो गया माइनस ई डी आर कोस थीटा. इंटेग्रेटिंग द एक्सप्रेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर मैं ए से बी तक इंटेग्रेट करूं तो मेरी कैलकुलेशन बन जाएगी इंटेग्रेशन डी वी ए टू बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रेशन ई डी आर कोस थीटा. इस लेंथ को मैं कुछ भी बोल सकता हूं, डी एल बोल लेता हूं, तो ये बन जाएगा माइनस ई इंटू डी एल इंटू कोस थीटा. देखो, हमने कुछ देर पहले ही सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया था कि VB और VA दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा. पोटेंशियल सेम होगा तो डिफरेंस 0 आ जाएगा. हेंस वी गेट 0 इज इक्वल टू माइनस ई डी एल कोस थीटा. एंड बिकॉज 0 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, हेंस कोस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 0. इफ कोस थीटा इक्वल टू 0, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. Hence, it is proved that the electrical field will always be perpendicular to the surface of the conductor. ठीक है. Now we are coming on the fourth point. तो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी मेटल के इनसाइड, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड नेट एंक्लोज्ड चार्ज 0 होता है. कंडक्टर या मेटल के इनसाइड कोई भी नेट एब्सोल्यूट चार्ज स्टे नहीं कर सकता. नेट चार्ज हमेशा 0 होगा.
इसका मतलब ये कि अगर हम किसी कंडक्टर को, किसी मेटल को कोई चार्ज दे भी दें पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसका सारा चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है, बाहर कुछ नहीं रहता। मतलब सपोज करो मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, तो वो सारा पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके सारे का सारा बाहर इसके सरफेस पे जमा हो जाएगा, और मेटल के सरफेस पे बिल्कुल भी, सॉरी, मेटल के इनसाइड बिल्कुल भी चार्ज नहीं बचेगा, सारा चार्ज उसके सरफेस पर जाएगा। अब इसका रीजन समझते हैं। इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए हमें गाउसीज लॉ को यूज करना पड़ेगा। एक बार याद करिए गाउसीज लॉ क्या कहता था। गाउसीज लॉ क्या कहता था कि कोई भी अगर हम क्लोज्ड सरफेस लें, और वो सरफेस इमेजिनरी होता था, याद करें, हम कोई भी क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस लें तो उस सरफेस में जो नेट फ्लक्स होता है इज इक्वल टू इंटेग्रल ई डॉट डी ए, उसकी वैल्यू एंक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट थी। ये हमारा गाउसीज लॉ था। अब गाउसीज लॉ को यूज करके हम इस मेटल के इनसाइड नेट चार्ज को जीरो प्रूव करेंगे। समझिए कैसे। सपोज ये हमारा मेटल है और इसको हमने कुछ चार्ज दिया, हमने प्रूव करना है कि इस मेटल का सारा चार्ज इसके सरफेस पे होगा और इसके इनसाइड नेट चार्ज जीरो होगा। सबसे पहला काम है कि हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। याद करिए गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है। हमने एक ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जो कि इसकी बाउंड्री को जस्ट टच करता है। लाइक दिस, ठीक है। बहुत मेहनत से ड्रॉ करना पड़ेगा, बट कुछ कुछ ऐसे, ठीक है। सो दिस इज माई गॉसियन सरफेस, ठीक है। इसको मैं जी बोल देता हूं। तो जो मेरा गॉसियन सरफेस है जी, इस सरफेस को अगर मैं देखूं तो इट लाइज इनसाइड द मेटल, लाइज इनसाइड द मेटल। ये जो सरफेस है ये पूरे तरीके से कंडक्टर के इनसाइड है, और कंडक्टर के इनसाइड होने की वजह से फील्ड इज इक्वल टू जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस जी। हमने बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि मेटल के इनसाइड हर पॉइंट पे फील्ड जीरो है। अगर मेटल के इनसाइड फील्ड जीरो है और मेरा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मेटल के इनसाइड है, तो गॉसियन सरफेस के ऊपर भी हर जगह पे फील्ड जीरो है। समझें इस बात को। मैंने एक इमेजिनरी सरफेस मेटल के इनसाइड बनाया, मेटल के इनसाइड फील्ड जीरो है, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, इसलिए सरफेस के ऊपर भी हर जगह पे फील्ड जो है वो जीरो है। अब हम सरफेस के ऊपर गाउसीज लॉ लगाते हैं। तो अप्लाइंग गाउसीज लॉ ऑन सरफेस जी, वी गेट इंटेग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, हमने अभी भी डिस्कस किया कि इस सरफेस के इनसाइड हर जगह फील्ड जीरो है, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन बिकम्स इंटेग्रल जीरो डॉट डी ए। अब जीरो की इंटेग्रेशन तो जीरो ही आएगी, हेंस वी कैन से क्यू एंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज एंक्लोज्ड चार्ज बिकम्स इक्वल टू जीरो। ऐसे हमारे पास फोर्थ पॉइंट प्रूव होता है। हमारा फोर्थ पॉइंट था कि मेटल के अंदर कोई भी चार्ज रिजाइड नहीं करता, मेटल का सारा चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है, और इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट की कुछ कोरोलरीज हैं, लेट अस डिस्कस दोज फ्यू रिजल्ट्स व्हिच फॉलो फ्रॉम दिस पॉइंट। फर्स्ट कोरोलरी है यहाँ पे, सपोज वी गिव सम चार्ज टू अ सॉलिड कंडक्टर। हमने किसी सॉलिड मेटालिक कंडक्टर को कुछ चार्ज दे दिया, तो होगा क्या, इसका सारे का सारा चार्ज इसके सरफेस पे जमा हो जाएगा, सारा चार्ज इसके सरफेस पे जमा हो जाएगा। सो इट बेसिकली एक्ट्स एज अ होलो स्फेरिकल शेल। जैसे एक शेल के इनसाइड कोई चार्ज नहीं होता, उसका सारा चार्ज उसके सरफेस पे होता है,
सिमिलरली अगर एक कंडक्टर है वो भले ही सॉलिड है, उसका चार्ज सिर्फ सरफेस पे लाई करेगा। बेसिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ सॉलिड कंडक्टर एंड अ होलो स्फेरिकल कंडक्टर, क्योंकि अंदर तो इसके भी चार्ज नहीं होगा, अंदर इसके भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, नो डिफरेंस। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टर है जो कि न्यूट्रल है और इसके इनसाइड हमने एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा। चार्ज क्यू प्लेस्ड इनसाइड अ होलो स्फेरिकल न्यूट्रल कंडक्टर। तो अब होगा क्या, ये कंडक्टर तो न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, बट पॉजिटिव चार्ज किसी भी कंडक्टर के, किसी भी मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इसके सरफेस पे होंगे वो अंदर की ओर जाना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि इसके इनसाइड सरफेस पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब खुद सोचो, अगर कोई सिस्टम न्यूट्रल है और उसका किसी ओर से कांटेक्ट नहीं है तो उसका नेट चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। दैट मीन्स अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज आया है तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। रीजन ये है कि मेटल के बाहर से इलेक्ट्रॉन गया, इसीलिए अंदर इलेक्ट्रॉन आया। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर आप मुझसे पूछें कितना कितना चार्ज आएगा, तो आंसर है यहाँ पे आएगा -Q और यहाँ पे आएगा +Q। ये चीज़ गाउसीज लॉ से प्रूव करनी बहुत आसान है। कैसे, मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ आपको कैसे करनी है। सबसे पहला काम है, हम दो सरफेस बनाएंगे, सरफेस A और सरफेस B। देखो जैसे हमने पिछले केस में प्रूव किया था, दोनों सरफेस मेटल के इनसाइड लाई करते हैं, तो दोनों ही सरफेसेस के इनसाइड नेट चार्ज 0 होना चाहिए। अब देखो इनिशियल सिचुएशन ये थी कि सरफेस ए कुछ यहाँ पे लाई करता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सरफेस ए, सरफेस बी। ठीक है, अब सरफेस ए के इनसाइड अगर मैं गाउसीज लॉ लगाऊं तो इंटेग्रल ई डॉट डी ए 0 है, क्योंकि ये मेटल के इनसाइड लाई करता है, तो एंक्लोज्ड चार्ज भी 0 होना चाहिए। तो इस सरफेस के इनसाइड एंक्लोज्ड चार्ज को 0 करने का एक ही तरीका है कि चार्ज Q के ऑपोजिट एक -Q चार्ज बराबर इंड्यूस हो। पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पे -Q चार्ज है तो यहाँ पे +Q चार्ज आएगा ही आएगा। रीजन बीइंग इसका टोटल चार्ज 0 था, इट इज न्यूट्रल एज इट इज रिटन इन द क्वेश्चन। तो इन टोटल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अगर यहाँ पे चार्ज -Q है तो यहाँ पे चार्ज +Q आना ही चाहिए। ठीक है, तो थर्ड कोरोलरी है, पॉइंट चार्ज q प्लेस्ड इनसाइड अ कैविटी in a solid conductor having a total charge Q। इस केस में हमारे सॉलिड कंडक्टर के पास नेट चार्ज है Q, जबकि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है q। तो अब देखते हैं क्या होता है। इस पॉजिटिव चार्ज ने इसका नेगेटिव चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज आएगा। तो गाउसीज लॉ को दोबारा यूज़ करके हम लोग बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाएं तो यहाँ पे फील्ड 0 होने की वजह से एंक्लोज्ड चार्ज 0 होगा। एंक्लोज्ड चार्ज 0 होने की वजह से अगर यहाँ पे चार्ज Q है तो यहाँ पे चार्ज -Q आएगा। अब देखो इस पे टोटल चार्ज प्लस Q है, उतना ही रहना चाहिए क्योंकि किसी ने टच नहीं किया, तो टोटल चार्ज के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ पे -Q आएगा तो यहाँ पे Q + Q आना ज़रूरी है, ताकि टोटल चार्ज इनिशियली भी Q है और टोटल चार्ज फाइनली भी, जब दोनों को सम करेंगे Q कटा तो टोटल चार्ज फाइनली भी Q ही आया, सेम रहा। तो टोटल चार्ज को सेम रखने के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन -q और Q + Q आनी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ पॉइंट। हमारा फिफ्थ पॉइंट है दैट द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ अ सॉलिड कंडक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट n गैप। कोई भी कंडक्टर है, अगर उसके सरफेस पे कोई चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू dq बाई dA। ठीक है, तो उस कंडक्टर के सरफेस पे जो फील्ड होगा, पहली बात तो वो नॉर्मल होगा, ये बात हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। दूसरी बात, उस फील्ड की जो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है
दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, सो वी आर कॉलिंग दिस डायरेक्शन एज एन कैप। यहाँ पे फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, हेयर वी आर कॉलिंग दिस डायरेक्शन एन कैप। तो यहाँ पे फील्ड होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे फील्ड होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप इन दिस डायरेक्शन। नाउ लेट अस डिस्कस द प्रूफ ऑफ दिस। इस पॉइंट को भी हम गाउसीज लॉ यूज करके ही प्रूव करेंगे। सपोज करें ये हमारा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के सरफेस के जस्ट बाहर इस पॉइंट पे हमने फील्ड निकालना है। देखिए, सबसे पहला स्टेप होगा यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। मैं यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ इस तरह का। देखो, ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, जैसा कि दिख रहा है। इस सरफेस के 3 हिस्से हैं। नंबर 1 पहला सरफेस, नंबर 2 दूसरा सरफेस, नंबर 3 तीसरा सरफेस, ये वाला। आप समझ लो, पहला सरफेस और तीसरा सरफेस इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के ढक्कन है, जबकि सेकंड सरफेस इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब जो ऐसे होता है, ऐसे जो उसको ढकता है, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसके ऊपर वाला या इसके नीचे वाला वो इसका ढक्कन है, 1 और 3। ठीक है, तो हमें बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर इसके बाहर फील्ड निकालना है। अब हमें एक बात तो पता है कि अगर ये डायरेक्शन एन कैप है तो यहाँ पे फील्ड ऑलरेडी एन कैप के अलोंग होगा। हमें नहीं पता कि फील्ड कितना है, बट फील्ड होगा तो इसी डायरेक्शन में। लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी ई, देन ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एन कैप। सपोज करो कि इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो ई एन कैप के अलोंग है। ठीक है, अब हम इस सरफेस में फ्लक्स निकालते हैं। सपोज करो कि ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसका जो सरफेस है, इसका एरिया है dA। तो ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, इस वक्त ये हमारा इमेजिनरी सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर गाउसीज लॉ लगा के हम लोग इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। पहली बात, अगर हम इस सिलेंड्रिकल सरफेस का टोटल फ्लक्स सोचें, क्योंकि ये सरफेस 3 सरफेसेस को जोड़कर बना है, इसलिए इस सरफेस का फ्लक्स की वैल्यू पहले सरफेस, दूसरे सरफेस और थर्ड सरफेस के फ्लक्स को ऐड करके आनी चाहिए। ठीक है, आनी चाहिए। तो पहला पॉइंट, थर्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। क्यों? बिकॉज थर्ड सरफेस कंडक्टर के इनसाइड रहता है, और कंडक्टर के इनसाइड हर जगह पे फील्ड 0 है। देयरफॉर फ्लक्स बना E डॉट डी ए इज इक्वल टू 0 डॉट डी ए, दैट इज इक्वल टू 0। तो पहला पॉइंट, थर्ड सरफेस के ऊपर हर जगह पे फ्लक्स जो है दैट इज इक्वल टू 0। अब हम आते हैं फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस पे। देखो, सेकंड सरफेस के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा इनसाइड है, एक हिस्सा आउटसाइड है। जो हिस्सा इनसाइड है इसके ऊपर तो फ्लक्स वैसे ही 0 होना चाहिए, बिकॉज यहां पे कोई फील्ड है नहीं। और जो हिस्सा आउटसाइड है, इस हिस्से के लिए देखो, फ्लक्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग अ सरफेस। अब देखो, सरफेस 2 की शेप कुछ ऐसी है, सारा ही फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हैं, तो कोई भी फील्ड लाइन सरफेस 2 को कट नहीं करेगी। रीजन बीइंग, सपोज करो ये मेरा सरफेस 2 है, ध्यान से देखो, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 3 है और ये सरफेस 2 है। तो सरफेस 2 के थ्रू निकलने वाली हर फील्ड लाइन कुछ ऐसी है, लाइक दिस। देखो, ये जितनी भी फील्ड लाइंस है ना, ये सारे की सारी सरफेस 2 के थ्रू एज इट इज जैसे आती हैं वैसी बाहर निकल जाती हैं, बट कोई भी फील्ड लाइन सरफेस को कट नहीं कर पाती। ठीक है, जैसे आई वैसे निकल गई। याद करिए फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट, जहां हमने पढ़ा था कि जब फील्ड लाइंस किसी सरफेस के पैरेलल हों और फील्ड लाइन सरफेस को बिल्कुल भी कट ना करें तो सरफेस के थ्रू फ्लक्स 0 होता है। जबकि फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर हों और मैक्सिमम कटिंग करें, मैक्सिमम कट करके बाहर निकलें,
उस केस में फ्लक्स मैक्सिमम होता है। जो सरफेस 2 है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है। रीजन बिंग सरफेस 2 के थ्रू कोई भी फील्ड लाइन कट नहीं करती, और कट ना करने की वजह से फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस इज इक्वल टू 0 बिकॉज नो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कट्स सरफेस 2। क्यों नहीं कट करती? बिकॉज सरफेस 2 is perpendicular to conductor surface and EFL is also perpendicular to conductor surface। देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस भी कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर है, सरफेस 2 भी कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर है, हेंस EFLs आर पैरेलल टू द सरफेस 2। अब सरफेस 2 के पैरेलल होने की वजह से वो उसको कट नहीं करती, और कट ना करने की वजह से जो फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 है वो 0 हो जाता है। अब जहां तक बात है फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 की, सरफेस 2 का फ्लक्स ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 के लिए हमें बताया कि फ्लक्स की वैल्यू होती है ई डॉट ए। अब यहां पे देखो, अगर मैं एरिया वेक्टर पूछूं तो एरिया वेक्टर की वैल्यू डी ए एन कैप होनी चाहिए। गाउसीज लॉ के मुताबिक एरिया वेक्टर बाहर की ओर होता है, तो बाहर की ओर मतलब एन कैप, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर आया डी एन कैप, यहाँ पे फील्ड आया ई एन कैप। तो अगर मैं आपसे पूछूं फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 दैट वुड बी इक्वल टू ई डॉट ए इज इक्वल टू ई एन कैप डॉट डी एन कैप। एन कैप डॉट एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर का खुद के साथ रूट वो 1 हो जाएगा, हेंस फाई 1 वुड बी इक्वल टू ई डी ए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मैं यहां पे पुट करता हूं, तो मेरे पास फाई थ्रू द होल सिलेंड्रिकल सरफेस क्या बन जाएगा? तीनों की वैल्यू पुट करने के पश्चात मेरे पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी फाई टोटल इज इक्वल टू ई डी ए। ये मेरा फ्लक्स है। अब यहां पे अगर मैं गाउसीज लॉ लगाऊं तो गाउसीज लॉ लगाने के लिए मुझे फ्लक्स को एंक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर पुट करना पड़ेगा। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे एंक्लोज चार्ज कितना है, तो इस रीजन में कोई भी चार्ज है नहीं, सारे का सारा चार्ज इस रीजन में है। अब हमें पता है चार्ज अपॉन एरिया इज इक्वल टू सिग्मा होता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका चार्ज कितना है, दैट वुड बी इक्वल टू सिग्मा डी ए। दिस इज आई थिंक प्रेटी इजी, तो यहाँ पे चार्ज सिग्मा डी ए हो जाएगा। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, हमें पता है कि फाई टोटल इज इक्वल टू क्यू एंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, हेंस हमारी इक्वेशन बन जाएगी ई डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एंक्लोज चार्ज कितना आया? एंक्लोज चार्ज की वैल्यू जैसे कि हमने फाइंड आउट की है सिग्मा डी ए बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगी। डी ए और डी ए दोनों कैंसिल हुए तो हमारे फील्ड की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अगर मैं डायरेक्शन वाली फॉर्म में लिखूं तो वो बन जाएगा ई एन कैप दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। हेंस दिस इज द वैल्यू ऑफ द फील्ड वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखो, शील्डिंग वर्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, सेव करना, बचाना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मीनिंग क्या है? द फिनोमिनोन ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन और स्पेस फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। किसी जगह को, किसी रीजन को इलेक्ट्रिकल फील्ड से बचाना, किसी जगह में इलेक्ट्रिकल फील्ड को जीरो कर देना, इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। ये की कैसे जाती है? इसको करने के लिए हम लोग एक प्रिंसिपल को यूज करते हैं। प्रिंसिपल ये है कि वट एवर बी द शेप साइज चार्ज ऑफ अ मेटल, किसी भी मेटल का शेप जो मर्जी हो, चार्ज जो मर्जी हो, साइज जो मर्जी हो, अगर उसके अंदर कोई कैविटी है तो उस कैविटी के इनसाइड नेट फील्ड जीरो होगा, बस उस कैविटी में कोई चार्ज प्लेस ना हो। मैं बताता हूं कैसे। सपोज करो कोई मेटल है, किसी रीजन में हमने कोई फील्ड एक्सर्ट कर दिया और इस मेटल के अंदर कोई कैविटी है, भले ही इस मेटल पे कोई चार्ज हो। अब पता है अगर चार्ज होगा तो इसका नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा। ये लोग हम जानते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फील्ड के अलोंग जाने की कोशिश करता है, नेगेटिव चार्ज फील्ड के ऑपोजिट जाने की कोशिश करता है।
हमें अभी तक ये पता लग गया कि मेटल के इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। दूसरी बात, मेटल के इनसाइड कोई भी फील्ड नहीं रहेगा। अब यहां पे मैं कोई भी रैंडम पॉइंट ले लूं, यहां पे कोई भी रैंडम पॉइंट ले लूं, यहां पे कोई भी रैंडम पॉइंट ले लूं, यहां पे नेट जो फील्ड होगा वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? वो इसलिए जीरो होगा, अगर यहां पे इस फील्ड की वजह से फील्ड इधर होना चाहिए, तो इस नेगेटिव की वजह से फील्ड इधर होना चाहिए, इस पॉजिटिव की वजह से भी फील्ड इधर होना चाहिए। तो ये सारे ऑपोजिट फील्ड्स जो हैं वो आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं और यहां पे हर जगह पे नेट फील्ड जीरो हो जाता है। तो खुद सोचो, सपोज करो ये मेरा मेटल है, और ये इस मेटल के इनसाइड की कैविटी है। तो अगर मेटल के इनसाइड हर जगह फील्ड जीरो है तो कैविटी में भी तो फील्ड जीरो ही होगा ना। दिस प्रूव्स दिस पॉइंट कि मेटल की शेप जो मर्जी हो, हर जगह फील्ड जीरो होगा। तो अगर सपोज करो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की यूज क्या है, सपोज करो हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसको कि हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड से बचाना है, जिसको कि हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड से सेव करना है, जिस तक हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड को पहुंचने नहीं देना। तो उसका बेस्ट मेथड ये है कि उस बॉडी को एक मेटल के बॉडी में एंक्लोज कर दें। इससे वो बॉडी कंप्लीटली फील्ड से शील्ड हो जाएगी। अब शील्डिंग दो तरह की होती है, ये थी फर्स्ट टाइप की, जहां हमने किसी बॉडी को किसी बाहरी फील्ड से सेव किया। नाउ लेट मी डिस्कस अनदर काइंड ऑफ शील्डिंग। ठीक है, देखो सपोज करिए हमारे पास सिचुएशन है कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हर जगह, हर पॉइंट पे, इन एवरी कॉर्नर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड रेडिएट हो रहा है। यहां से आर दूरी पे आपको पता है कि फील्ड होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो मेरा टास्क ये है कि इससे आर दूरी पे मुझे नेट फील्ड को जीरो करना है। आप समझिए, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात करी है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मीनिंग था कि किसी रीजन को कैसे चार्जेस के फील्ड से रहत करें, चार्जेस का फील्ड वहां पे खत्म करें। हमने इसका पहला मेथड डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने जहां पे फील्ड खत्म करना है उस पॉइंट को एक मेटल से कवर कर दिया था। अब हम इसका सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे। इसके सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास एक चार्ज है जिसके फील्ड से हमने उसके सराउंडिंग्स को प्रोटेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक मेटालिक कंडक्टर से कवर कर देंगे। मेटालिक कंडक्टर से कवर करने से अभी होगा कुछ नहीं, बट हम उसके बाद इसको अर्थिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले सपोज करो ये चार्ज क्यू है, तो मेटालिक कंडक्टर से कवर करने से क्या होगा कि ये मेटल के नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। तो मेटल के इनसाइड एक माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा, जबकि मेटल के आउटसाइड एक प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा। पहली बात, ठीक है। उसके बाद हम इस मेटालिक शेल की अर्थिंग कर देंगे। जब हम इसकी अर्थिंग कर देंगे तो उससे क्या होगा, इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। क्योंकि जब भी दो चीजों को हम आपस में एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, याद रख लो इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम दो चीजों को एक वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो उन दोनों का पोटेंशियल सेम बन जाता है। अब जो अर्थ है, अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, तो जब हम इस शेल को, इस मेटालिक शेल को अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो इसका भी जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा। अब पोटेंशियल जीरो होने के लिए क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होने के लिए ये जरूरी है कि शेल का पॉजिटिव चार्ज बाहर चला जाए और सिचुएशन ऐसी बन जाए। प्लस क्यू माइनस क्यू। ये मैंने क्यों कहा मैं बताता हूं। देखो यहां पे आप दो तीन बातें समझो। पहली बात मैंने कही कि चार्ज का फील्ड हमने खत्म करना है। चार्ज का फील्ड खत्म करने के लिए हमने इसको एक शेल से ढका। शेल से ढकते ही चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू इसके ऊपर इंड्यूस हो गए। इंड्यूस होने के बाद हमने इसकी अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने का मतलब है अर्थ के साथ एक वायर के थ्रू कनेक्ट करना। जब दो चीजों को वायर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है तो ये कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है। और हमने पढ़ा है
कि कंडक्टर के अक्रॉस हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, हमने अभी भी पढ़ा है। अब कंडक्टर के अक्रॉस हर जगह पोटेंशियल सेम होगा तो इसका मतलब यहां पे और यहां पे पोटेंशियल सेम होता है। अब अर्थ जो है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने की वजह से अर्थ का पोटेंशियल k इंटू क्यू बाई आर 6400 किलोमीटर इसका रेडियस है, वो जीरो है। तो जब अर्थ का पोटेंशियल जीरो है तो इसका पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, और जब इसका पोटेंशियल जीरो हमें करना है तो यहां पे चार्जेस q और माइनस q होंगे। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। हम इस शेल का पोटेंशियल निकालते हैं, खुद के चार्ज माइनस q के कारण इसका पोटेंशियल आ जाएगा k इंटू माइनस क्यू बाई रेडियस, और q के कारण इसका पोटेंशियल आ जाएगा k इंटू क्यू बाई रेडियस। अगर मैं टोटल पोटेंशियल पूछूं तो उसका पोटेंशियल जीरो आ जाएगा, हेंस इस शेल का जो टोटल पोटेंशियल है वो जीरो आ गया। तो इस तरीके से हमने इसका पोटेंशियल जीरो कर दिया, और यहां पे चार्जेस q और माइनस q आ गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कैसे हुई, तो देखो अगर यहां पे r दूरी पे कोई फील्ड पूछे तो q की वजह से यहां पे फील्ड होगा k क्यू बाई आर स्क्वायर, और माइनस q की वजह से फील्ड होगा k क्यू बाई आर स्क्वायर बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फील्ड कट कटा के जीरो आ गया ना। देयरफॉर यहां पे अगर दो चार्जेस हैं q माइनस q, तो दोनों की वजह से जो नेट फील्ड है वो माइनस करके जीरो हो जाएगा। जस्ट रिमेंबर दिस। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर ऑल दीज कंक्लूजन्स। देखो ये 6 कंक्लूजन्स इन 2 पेजेस पे दिए गए हैं, 68 एंड 69। एक बार मैं आपके साथ इन सबको डिस्कस कर रहा हूँ, आपको ये सभी अच्छे से याद रखने हैं। आप लोग 5 मिनट निकाल के वीडियो को पॉज करके इन सबको अच्छे से एक बार दोनों पेजेस को रीड करें। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, पहला कंक्लूजन था कि कंडक्टर के इनसाइड हर जगह इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है। दूसरा कंक्लूजन था कि कंडक्टर के इनसाइड हर जगह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है और वही वैल्यू उसके सरफेस पे भी है। तीसरा कंक्लूजन था कि कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा, उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो या तो उसकी ओर होगा या उससे दूर होगा, बट किसी एंगल एक्यूट या ऑब्ट्यूज पे नहीं हो सकता। फोर्थ कंक्लूजन जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि कंडक्टर के इनसाइड कभी भी नेट चार्ज नॉन जीरो नहीं होता, कंडक्टर के इनसाइड नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है। अगला कंक्लूजन था कि कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा और इसकी वैल्यू होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस। ठीक है। लास्ट कंक्लूजन था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इस फिनोमिनन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड अगर कोई कैविटी होगी तो उस कैविटी में नेट फील्ड जीरो होगा। ठीक है, ये हमने 6 कंक्लूजन्स डिस्कस किए थे। अब इन कंक्लूजन्स के बेसिस पे एनसीईआरटी में कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस स्पेशली डिस्कस करने के योग्य हैं। रीजन बीइंग, ज़्यादातर स्टूडेंट से जब मैं ये क्वेश्चन ओपन एंडेडली पूछता हूँ तो वो इनको आंसर नहीं कर पाते। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस दीज क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2.7 में ए पार्ट, अ comb run through one's dry hair attracts small bits of paper. Why? What happens if the air is wet or if it is rainy day? पहले क्वेश्चन का जवाब सुनिए। अगर हम अपने हेयर के थ्रू एक कॉम्ब को मूव करवाते हैं तो उससे उसकी रबिंग होती है। रबिंग की वजह से, हालांकि कॉम्ब एक इंसुलेटर है बट उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है। उस चार्ज की वजह से वो पेपर को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। सो दिस इज व्हाट हैपन्स टू द कॉम्ब। बट अगर हमारे बाल वेट हों तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी। अगर रेनी डे हो तब भी फ्रिक्शन कम हो सकती है। फ्रिक्शन कम होने की वजह से रबिंग अच्छे से नहीं हो पाती, और जब रबिंग अच्छे से नहीं हो पाती तो कॉम्ब के ऊपर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से वो पेपर की बिट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। सेकेंड क्वेश्चन, ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर बट स्पेशल रबर टायर्स ऑफ द एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग। वाई इज दिस नेसेसरी? कहता है एक्चुअल में जो रबर है वो इंसुलेटिंग है, पर जो एयरक्राफ्ट के टायर हैं उनको जानबूझ के कंडक्टर बनाया जाता है रबर में कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स करके। ऐसा क्यों? उसका रीज़न ये है कि जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है या लैंड करता है
या फिर वो फ्लाई भी करता है तो उसके सारे बॉडी पार्ट्स की हवा के साथ और रोड के साथ बहुत ज़्यादा रगड़ होती है, फ्रिक्शन होती है। इस फ्रिक्शन की वजह से उसके टायर्स के ऊपर और उसकी फुल बॉडी के ऊपर बहुत सारा चार्ज डेवलप हो सकता है, और इतने सारे चार्ज के साथ कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है एयरक्राफ्ट के साथ। तो ये ज़रूरी है कि एयरक्राफ्ट उस चार्ज से छुटकारा पा सके, टू गेट रिड ऑफ दैट चार्ज। तो उस चार्ज को हटाने के लिए एयरक्राफ्ट के टायर्स को इन कंडक्टिंग बनाया जाता है, ताकि उसके टायर्स का जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज हो वो अर्थ अपनी ओर एब्जॉर्ब कर ले और एयरक्राफ्ट के टायर्स न्यूट्रल रहें। लेट अस कम टू द सी पार्ट। व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स यूजुअली हैविंग मेटालिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग मोशन। वाई? कहता जितने भी व्हीकल्स में कोई इनफ्लेमेबल मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल कोई पेट्रोल का टैंकर है, डीजल का टैंकर है, उन सबके नीचे ऐसी मेटालिक रोप्स लगी होती हैं जो ग्राउंड को टच करती हैं उनके मूव करते वक्त। क्यों? इसका रीज़न है कि कोई भी व्हीकल जब मूव करता है तो रोड के साथ फ्रिक्शन होने की वजह से, रबिंग होने की वजह से उसके ऊपर एक चार्ज आता है। बट अगर किसी व्हीकल में इनफ्लेमेबल मटेरियल भी है तो हो सकता है कि उस चार्ज की वजह से एक फायर कैच हो जाए, आग लग जाए और उससे ब्लास्ट हो सकता है। तो ऐसे व्हीकल के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो उस चार्ज से छुटकारा पा सके, और उस चार्ज को हटाने के लिए, ताकि वो चार्ज ग्राउंड में पास हो जाए, इसके लिए कुछ ऐसी मेटालिक रोप्स होती हैं जो व्हीकल के थ्रू ग्राउंड को टच करती हैं, सो दैट इट्स चार्ज इज अ ट्रांसफर टू द ग्राउंड। लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ बर्ड परचीज ऑन अ बेयर हाई पावर लाइन एंड नथिंग हैपन्स टू द बर्ड। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड टचेज द सेम लाइन एंड गेट्स अ फैटल शॉक। बाय कहता अगर किसी बिजली की तार के ऊपर कोई बर्ड खड़ा रहे तो बर्ड को कुछ नहीं होगा, बट अगर कोई पर्सन उसी नंगी तार को टच कर ले तो और वो पर्सन अगर ग्राउंड पे हो तो उसको शॉक लगता है। रीजन? अब इसका रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है और लॉजिकल है। इसका रीजन है पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज करो ये एक वायर है मेटालिक। अब जो मेटालिक वायर है जिसने करंट सप्लाई करना है, ऑब्वियसली वो एक हाई पोटेंशियल पे होगी, राइट? ये एक पर्सन है, ये एक बर्ड है, ठीक है। सपोज करो ये जो लाइन है ये 220 वोल्ट पे है। अब हमें पता है ग्राउंड का जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है। अच्छे से समझो इस बात को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राउंड का पोटेंशियल 0 वोल्ट है और सपोज करो लाइन का पोटेंशियल है 220 वोल्ट। तो जब ये पर्सन इस वायर को टच करता है, सपोज करो इस पर्सन ने वायर को टच किया, तो उससे होगा क्या? इस पर्सन का जो पैर है वो ग्राउंड पे है 0 वोल्ट पे, इसका जो हाथ है वो टच करते ही 220 वोल्ट पे हो गया। तो देखो यहाँ पे आ गया हायर चार्ज, यहाँ पे आ गया हायर पोटेंशियल और यहाँ पे आ गया लोअर पोटेंशियल। अब हमने पढ़ा है कि सपोज करिए किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है तो यहाँ पे होता है लोअर पोटेंशियल और यहाँ पे होता है हायर पोटेंशियल, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है, जबकि नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही इस पर्सन ने इस हाई पोटेंशियल की वायर को टच किया तो होगा ये कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड से इस पर्सन की बॉडी के थ्रू मूव करना शुरू कर देंगे और वायर तक पहुंचना शुरू कर देंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा ही हायर पोटेंशियल की ओर जाना चाहते हैं। और इस मूवमेंट की वजह से इस पर्सन को शॉक लगेगा, बिकॉज इसकी बॉडी के थ्रू चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा। वाइल ऑन द अदर हैंड, अगर ये बर्ड इस वायर को टच भी करता है तो ये बर्ड दूसरी साइड से कहीं और से कनेक्टेड नहीं है, तो कुछ चार्ज अगर इसकी ओर ट्रांसफर हो भी जाएगा तो वो आगे नहीं जा सकता, तो वो चार्ज बर्ड पे ही रहेगा। और जब वो चार्ज देखेगा कि मैं आगे नहीं जा सकता तो बर्ड में चार्ज ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा, बर्ड में करंट 0 हो जाएगा, बर्ड के थ्रू कोई करंट ट्रांसफर नहीं होगा, बिकॉज बर्ड के थ्रू सर्किट पूरा नहीं होता, जबकि वायर और ग्राउंड के बीच में पर्सन होने की वजह से सर्किट पूरा होता है।
जिसकी वजह से पर्सन को शॉक लगता है, दिस इज द रीजन।